सो कंटिंजेंट इंटरेस्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट्स रीड, दिस इज सेक्शन नंबर 21. आई हैव नॉट मेंशन्ड इट हियर, दिस इज सेक्शन नंबर 21. क्या कह रहा है, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट. यहाँ जो इवेंट है वो अनसर्टेन है, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट में जो इवेंट होता था वो सर्टेन इवेंट होता था. यहाँ पे वो चीज होगी या नहीं होगी इसकी कोई श्योरिटी नहीं है. और इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन, सच पर्सन thereby acquires a contingent interest in the property. मतलब हमने कंडीशन ही ऐसी रखी है, हमने कंडीशन रखी है कि अगर ये पर्टिकुलर चीज होगी, इफ ए गेट्स मैरिड, ठीक है, इफ ए गेट्स मैरिड तो फिर वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा. हमने ये पॉजिटिव कंडीशन रखी है, पॉजिटिव साउंड कर रही है कंडीशन कि ए गेट्स मैरिड, तो फिर बी को वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा. दूसरा हम क्या देख लेते हैं, हम कहते हैं अगर अ शिप डज नॉट रीच टू इट्स डेस्टिनेशन, अ शिप डज नॉट रीच, अगर शिप रीच नहीं करेगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर तुम्हें क्या कहेंगे, तुम्हें देंगे हम वेस्टेड इंटरेस्ट एक नेगेटिव फॉर्म में दे रहे हैं. बस यहाँ पे सेंटेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में ड्राफ्ट हो रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं कि जो हमारा इवेंट है ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, ये जो अनसर्टेन इवेंट है अगर ये हैपन हो जाता है तो वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा. और ऑफ अ और इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन, तो जब ये अनसर्टेन इवेंट नहीं होगा, जब शिप नहीं पहुंचेगी, तो फिर हम कह सकते हैं कि सच पर्सन thereby acquires a contingent interest in the property. This is just about framing the question or framing the clause in a deed. ठीक है, तो such interest becomes a vested interest on the happening of the event in this case, and when the happening of the event becomes impossible in the second case. यहाँ पे जब impossible हो जाता है, आप सोचो कि वो आपने बोला था अगर ये शिप नहीं पहुंचेगी तो वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा, और द मोमेंट शिप अगर डूब जाती है, ठीक है, तो हम उसी मोमेंट कह देंगे कि वेस्टेड इंटरेस्ट आपको मिल गया, क्योंकि अब तो इम्पॉसिबल है ना कि वो शिप पहुंचेगी अपने डेस्टिनेशन पे. ठीक है, इसी तरीके से द मोमेंट ए गेट्स मैरिड, उस समय हम कह रहे हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है द मोमेंट ए गेट्स मैरिड, इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ नेगेटिव मैनर, इट्स वन एंड द सेम थिंग. अब हम आगे देखते हैं, कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज वन in which neither any proprietary interest nor the right of enjoyment is given at present. अभी at present जब ट्रांसफर हो रहा होता है तो कंटेंजेंट इंटरेस्ट के केस में, क्योंकि वो डिपेंडेंट है एक इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे, हम पर्टिकुलर मोमेंट पे कहते हैं कि ना तो ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर हो रही है, ना ही राइट ऑफ एंजॉयमेंट ट्रांसफर हो रहा है. क्यों? बिकॉज वो डिपेंड अपॉन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, which may or may not happen. So thus, where an estate is bequeathed to A until he gets married and after the event to B, तो यहाँ पे तो जो B को ट्रांसफर मिलेगा A के शादी होने के बाद ही मिलेगा B को, तो B का जो इंटरेस्ट है वो कंटिंजेंट है, क्योंकि वो तो डिपेंड कर रहा है ना A की शादी पे. An event which may or may not happen, he might marry or he might not marry. ठीक है, तो बी के पास में एट प्रेजेंट कोई भी ओनरशिप राइट नहीं है, ही कैन नॉट एलियनेट द प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी के साथ में कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कोई राइट्स नहीं मिले हैं. बट द मोमेंट दैट थिंग हैपेंस, जैसे ही ए की शादी होती है उसी मोमेंट से जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है ना बी का, वो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाता है, भले ही उसको पोजीशन ना मिली हो, बट यहाँ पे उसका जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि जो अनसर्टेन इवेंट था वो हो चुका है. नाउ द कंडीशन दैट इज कंटिंजेंट इंटरेस्ट बिकम्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट. ठीक है, so thus the contingent interest is solely dependent upon fulfillment of a condition. जो contingent interest है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशन पूरी होगी या नहीं होगी. so that in case of non fulfillment of the condition, अगर हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, इंटरेस्ट फेल हो जाता है. If the transferee dies before obtaining possession, the contingent interest fails and the property reverts back to the transferor. तो यहाँ पे ऐसे केसेस में जब तक कि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो जाता, जब तक कि वो अनसर्टेन इवेंट नहीं हो जाता, उसकी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग नहीं हो जाता, तब तक अगर उसके पहले हमारा जो ट्रांसफरी है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर ऐसे केस में वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी ट्रांसफरर के लीगल एयर्स को. ठीक है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल होता है हमारा. ठीक है, यू कैन गिव सम अदर पर्सन द सेम कंटिंजेंट इंटरेस्ट, द सेम राइट्स.
ओके, कंटेंजेंट इंटरेस्ट और स्पेक सक्सेशन। स्पेक सक्सेशन हमने सेक्शन नंबर कौन सी सेक्शन पढ़ा था, जल्दी से रिकॉल करो। सेक्शन पढ़ा था हमने सेक्शन नंबर 6A में। ठीक है, तो स्पेक सक्सेशन में क्या था कि जो लीगल एयर्स होते हैं या फिर जो रिलेटिव्स होते हैं, जो चांस ऑफ एयर एपरेंट होता है, उनको चांस होता है कि उन्हें प्रॉपर्टी मिल सकती है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द कंटेंजेंट इंटरेस्ट। ठीक है, कंटेंजेंट इंटरेस्ट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ मियर चांस या फिर एयर एपरेंट। मियर चांस जो होता है एयर एपरेंट सक्सीडिंग टू द स्टेट और द चांस ऑफ अ रिलेशन टू ऑब्टेन अ लेगेसी। जो रिलेटिव्स होते हैं उनको अगर लेगेसी मतलब विल के थ्रू मिल जाए, तो फिर हम उसे कह देते हैं कि वो भी इस एक एक्सपेक्टेशन में कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तो दैट इज नॉन ट्रांसफरेबल। बट स्पेक सक्सेशनिस्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कंटेंजेंट इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो गया, कंटेंजेंट इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं बट स्पेक सक्सेशनिस्ट हमारा नॉन ट्रांसफरेबल होता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। Contingent ownership of a right is something more than a simple chance or possibility of becoming the owner of it. Contingent ownership जो है of a right is something more than a simple chance of becoming the owner. Contingent ownership किस बात पे बेस होती है? वो सिर्फ इस बात पे फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्विजिशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, बट अपॉन द प्रेजेंट एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनकम्प्लीट टाइटल। अभी टाइटल कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे ही वो कंडीशन हो जाएगी वो टाइटल कंप्लीट हो जाएगा। पर यहाँ पे तो स्पेक सक्सेशन में तो द थिंग इज डिपेंडिंग ऑन द विल ऑफ द ट्रांसफरर, उसके विल पे डिपेंड कर रहा है ना। स्पेक सक्सेशनिस्ट में आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, पर यहाँ पे तो इट इज डिपेंडिंग ऑन एन अनसर्टेन इवेंट व्हिच माइट और माइट नॉट हैपन। ठीक है, तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंटिंजेंट इंटरेस्ट स्पेक सक्सेशनिस्ट हम इससे समझ सकते हैं। ए अ हिंदू ओइंग सेपरेट प्रॉपर्टी डाइज लिविंग अ विडो बी। ए मर जाता है, उसकी वाइफ रह जाती है बी एंड अ ब्रदर सी। सी हैज सिंपली अ चांस ऑफ बिकमिंग द ओनर ऑफ एज एस्टेट। सी के पास में सिर्फ एक चांस है क्योंकि उसकी वाइफ भी तो अभी अलाइव है। लेकिन ए अ हिंदू ओइंग सेपरेट प्रॉपर्टी मेक सेटलमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ बी फॉर लाइफ एंड देन टू हिज सन इफ ही शुड हैव वन एंड इन डिफॉल्ट ऑफ अ सन टू सी। तो यहाँ पे क्या है, सी का इंटरेस्ट इस केस में, सी को प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो डिपेंड करता है मे बी बी के डेथ पे। ठीक है, दैट इज जस्ट अ चांस। बट यहाँ पे क्या है, सी का इंटरेस्ट जो है ऐसे केस में, सी का इंटरेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, सी का इंटरेस्ट अगर उसका वो नहीं होता है, अगर उसके कोई बच्चे नहीं होते हैं तो फिर सी को जाएगा, दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो सी का इंटरेस्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि वी विल हैव किड्स और नॉट। ठीक है, अगर उसके किड्स हैं, अगर उसका बेटा है तो उनके पास जाएगा, नहीं है तो फिर उसके पास में नहीं मतलब अगर नहीं होता है तो फिर उसके पास में आएगा। तो सी का जो इंटरेस्ट है कंटिंजेंट है, ट्रांसफरेबल है। हिज कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज समथिंग मोर देन अ सिंपल चांस ऑफ बिकमिंग द ओनर ऑफ इट। जो यहाँ पे कंटेंजेंट इंटरेस्ट है वो मोर देन सिंपल चांस ऑफ बिकमिंग द ओनर है। ही हैज एन इंटरनेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now let's see illustrations of contingent interest. An estate is transferred to A if he shall pay rupees 500. तो 500 वो देगा या नहीं देगा ये बात डिपेंड करती है। ठीक है, अनसर्टेन है, उसके विल पे डिपेंड करी एक तरीके से। इफ बी डाइज इशूलेस देन प्रॉपर्टी टू गो टू एक्स। हेयर इंटरेस्ट, एक्स का जो इंटरेस्ट है वो कंटेंजेंट है कि वो अगर उसका बेटा होगा, अगर वो इशूलेस मर जाता है तो फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। And estate is transferred to A for life and after his death to B. If B shall be living, but if B shall not be living to C, B and C take a contingent interest in the estate until the event which is to vest in one or other has happened. तो यहाँ पे क्या लिखा है, एस्टेट ट्रांसफर की गई ए को फॉर हिज लाइफ और उसकी डेथ के बाद में बी को, अगर बी जिंदा होगा, बट इफ बी शैल नॉट बी लिविंग तो फिर सी को मिलेगा। अगर उस समय बी जिंदा होगा तो बी को मिलेगा और बी जिंदा नहीं होगा तो सी को मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज डिपेंड करती है कि उस समय बी अगर अलाइव होगा, हो भी सकता है वो अलाइव, और उस समय वो नहीं भी हो सकता है अलाइव। तो बी उस समय अलाइव होगा या नहीं अलाइव होगा, इस बात पे डिपेंड करता है सी के राइट्स। सी का कंटिंजेंट इंटरेस्ट है कि वो अगर बी उस समय अलाइव है या नहीं है, ये डिपेंड करता है सी के, डिपेंड करता है हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट डिपेंड्स कि सी को राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा।
इसके बाद में क्या है, इलस्ट्रेशन डी, अ सम ऑफ मनी इज ट्रांसफर टू ए इन केस ही शैल अटेन द एज ऑफ 18। अगर वो 18 की एज कर लेता है तो फिर उसको वो प्रॉपर्टी या वो अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। और व्हेन ही शैल, इन केस ही शैल अटेन द एज ऑफ 18 और व्हेन ही शैल अटेन द एज ऑफ 18 एज इंटरेस्ट इन द सम ऑफ मनी, सो ट्रांसफर इज कंडीशन, जब तक कि वो एज नहीं अटेन कर लेता तब तक उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। जब तक कि वो वाली एज अटेन नहीं कर लेता उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। Okay. On the other hand, when A transfers to B rupees 100 to be paid to him upon his attaining the age of 18, B has a vested interest in rupees 100. Mhm. Here the interest is one in which the enjoyment is postponed. सिर्फ और सिर्फ enjoyment postpone हुई है, यहाँ पे उस पर कोई कंडीशन नहीं लगाया है। यहाँ पे बस ये कहा गया है कि जैसे ही वो 18 का होगा हम उसे ये दे देंगे, ठीक है। Here the interest is one which makes enjoyment is postponed. The words to be paid or payable at a certain age do not make the interest contingent. इस चीज को ध्यान से देखो, द वर्ड्स टू बी पेड या फिर पेएबल एट अ सर्टेन एज, इसको हम कंटिजेंट इंटरेस्ट नहीं कह सकते। ऑन द अदर हैंड अ गिफ्ट एट अ सर्टेन एज और इफ और व्हेन अ सर्टेन एज इज अटेन्ड इज कंटिजेंट। अगर हमने ये इफ और व्हेन करके हमने ऐसे कंडीशंस या ऐसे क्लॉजेस में ऐसे वर्ड्स यूज करे हैं तो फिर हमें ध्यान देना होगा, हो सकता है हमारा इंटरेस्ट कंटिजेंट हो जाए, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ओके, डिफरेंसेस देख लेते हैं कुछ बेसिक से हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिजेंट इंटरेस्ट के बीच में। वेस्टेड इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है, दिस इज आर वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड है सेक्शन 19 और ये हमारा कंटिजेंट है। और ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल देखा जाए तो वेस्टेड इंटरेस्ट इज अ ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल राइट, बट कंटिजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल है बट वेदर इट इज हेरिटेबल और नॉट ये डिपेंड करता है नेचर पे उस ट्रांसफर के, ठीक है। कंडीशन, कंडीशन इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट, यहाँ पे स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट है, सर्टेन इवेंट की वो इवेंचुअली होगा ही होगा, थोड़ा लेट हो सकता है बट इवेंचुअली दिस विल हैपन बिकॉज इट इज अ सर्टेन इवेंट। यहाँ पे कंडीशन कैसी है, कंडीशन कंटीजेंट इंटरेस्ट में अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करती है, चांस है कि वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, vested interest does not entirely depend upon condition as the condition involves a certain event. It creates a present right, अभी से right है, that it is in effect immediately, immediately pass हो रहा है वो, although the enjoyment is postponed। बार बार इस बात को समझो, जहां पे सिर्फ enjoyment postpone हुई है, हाँ, और बाकी के सारे राइट्स उसको अभी से मिल रहे हैं, वहां पे हमारा राइट वेस्टेड हो जाता है फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, ठीक है। कंटिजेंट इंटरेस्ट एंटायरली डिपेंड करता है कंडीशन पे, इंटरेस्ट तभी ट्रांसफर होता है जब वो कंडीशन इम्पोज जो करी गई है उस वो फुलफिल हो जाए। ओके, राइट ऑफ ओनरशिप, राइट इज क्रिएटेड एज सून एज द इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, जैसे ही वो इंटरेस्ट क्रिएट किया वैसे ही वेस्टेड राइट्स मिले, वैसे ही राइट ऑफ एलियनेशन, राइट ऑफ ओनरशिप, राइट ऑफ डिस्पोजल सब कुछ मिल जाता है। बट कंटिजेंट इंटरेस्ट में देयर इज अ मियर चांस ऑफ हैविंग द ओनरशिप राइट्स। Okay, I hope this vested and contingent interest is clear. Let's move forward. We have to discuss this case only now. एक ही केस है इस टॉपिक में आपका, विच इज राजेश कांता राव वर्सेस शांति देवी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक फादर थे, उन्होंने एक ट्रस्ट डीड बनाई अपने सारे प्रॉपर्टीज की, उनके 3 सन्स थे। एक जो सन था उसकी वो ही डाइड और वो चाइल्डलेस था लेकिन उसकी विडो बच गई, विडो का नाम था शांति देवी, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द डीड द फादर डाइड, फादर ऑल्सो डाइड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द डीड। तो ट्रस्ट वॉज टू कम टू एन एंड विथ दीज 2 कंडीशन। तो फादर यहाँ पे जो चला रहे थे, मतलब फादर ने अपना ट्रस्ट बनाया, उन्होंने बोला कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे बाकी 2 सन्स को तभी ट्रांसफर होंगी जब वो टोटल पेमेंट कर देंगे डेट्स का, मतलब जो फादर की जो भी डेट्स थे वो उसका टोटल पेमेंट हो जाएगा और सेटलर की डेथ हो जाएगी, मतलब फादर की डेथ हो जाएगी। हम यहाँ पे देखते हैं फादर की तो डेथ हो ही चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे इन्हें क्या करना है, टोटल पेमेंट करना है डेट्स का। जो हमारे सन, जो इसके सन्स थे उनको तब तक के लिए ट्रस्टी बनाया जा रहा है जब तक के लिए वो पेमेंट का ट्रांसफर जो डेट्स का डेट्स चुका नहीं देते,
डेट्स पे ऑफ नहीं कर देते, ठीक है। सो ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द ट्रस्ट बोथ द सन्स गेट ओनली स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ इनकम। जब तक कि ट्रस्ट है उनके पास में, जब तक मतलब वो डेट्स नहीं चुका रहे, तब तक उनके पास में स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ इनकम रहेगा, ठीक है। एंड दे डू नॉट गेट द एंटायर बेनिफिट आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज, उनको एंटायर बेनिफिट नहीं मिल रहा है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अंटिल द डेट्स आर कंप्लीटली डिस्चार्ज, द विडो the widow filed a suit for receiving a monthly allowance which was defaulted by the sons. Sons ने अपने तीसरे भाई की वाइफ को मंथली अलाउंस जो अलॉटेड था वो नहीं दे रहे थे, वो डिफॉल्ट कर रहे थे। तो एग्जीक्यूशन बोला गया कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कैसे दिया जाएगा इनको ये प्रॉपर्टी का ये जो अलाउंस है कैसे मिलेगा। तो फिर यहाँ पे कहा गया कि एग्जीक्यूशन अटैचमेंट करके होगा प्रॉपर्टी का, जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज है उन्हें अटैच किया जाएगा। तो यहाँ पे ब्रदर्स ने क्या बोला कि ट्रस्ट डीड से सिर्फ और सिर्फ उन्हें कंटिंजेंट इंटरेस्ट मिला है, इसलिए जब तक कंटिंजेंट इंटरेस्ट नहीं है वो प्रॉपर्टी को अटैच ही नहीं कर सकते, उनके पास में कोई राइट ही नहीं है, वो तो सिर्फ ट्रस्टीज है, ठीक है। एग्जीक्यूशन अटैचमेंट करके होगा और उनको अलाउ है नहीं कि वो अटैच कर सके, इसलिए इशू ये था कि जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है सन्स के फेवर में, क्या वो कंटिंजेंट है या वो वेस्टेड है। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 19A में दिया है कि जहां पे सिर्फ एंजॉयमेंट पोस्टपोन है वहां पे हम बोलते हैं कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है। जहां पे सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट पोस्टपोन करी गई है प्रॉपर्टी की, वहां पे हम बोलते हैं फ्रॉम द मोमेंट ऑफ ट्रांसफर वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता है ट्रांसफरीज को, तो सन को टेक्निकली तो वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या इश्यू आया कि जो प्रेजेंट इनकम है वो डोनी के फेवर में, तो इस तरीके से तो जो भी फादर्स ने ट्रांसफर किया है वो तो वेस्टेड होना चाहिए, कंटिंजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रूल कहाँ अप्लाई होता है, ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाला रूल है वो ऐसी जगह अप्लाई होता है जहां पे एंटायर इनकम इज अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द डोनी, सारी की सारी इनकम उनके बेनिफिट के लिए अप्लाई करी गई हो। पर यहाँ पे तो सिर्फ एक पोर्शन ऑफ इनकम स्पेसिफाई किया गया था डोनी के यूज के लिए, सिर्फ एक पोर्शन ही दिया गया था डोनी मतलब ये जो हमारे सन्स थे उनके यूज के लिए। यहाँ पे फिर क्या कोर्ट ने क्या सोचा कि अभी तो हमने ऊपर ऊपर देखा है, बट अब हम प्रॉपर डीड के सारे क्लॉजेस को स्टडी करके हमें क्या देखना है, हमें मेन चीज देखनी है विच इज इंटेंशन ऑफ द सेटलर। हम सारे क्लॉजेस को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या जो हमारा ट्रांसफरर था, जो फादर था, क्या उसका इंटेंशन था कि उसके सन्स को वेस्टेड इंटरेस्ट मिले या फिर उसके सन्स को कंटिंजेंट इंटरेस्ट मिले। ये सारी चीजें हम देख पाएंगे जब हम सारे क्लॉजेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोर्ट ने गैदर द इंटेंशन ऑफ द सेलर बाय कंस्ट्रक्टिंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोर्ट ने डिलिनिएटेड द स्कीम ऑफ द ट्रस्ट डीड, उन्होंने 4 पॉइंट्स निकाले जो मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। जो स्पेसिफाइड लॉट्स थे वो मार्ग थे दोनों बेटों के लिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग, इनकम ऑफ दीज लॉट्स इज टू अप्लाइड फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट्स, जो डेट्स डिस्चार्ज होने थे सारा इनकम यहाँ से अप्लाई होना था। एनी सरप्लस जो भी बच रहा था ये सारे पर्सन को जाना था जिसके पास में वो लॉट था, ठीक है। एट द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रस्ट उसी को मिलती वो सारी सरप्लस जो भी उस लॉट से होती, दोनों के फेवर में कर दिया गया था कि ये 4 प्रॉपर्टीज आपकी, ये 4 प्रॉपर्टीज आपकी, ये सब डिवाइड हो चुका था। फोर्थ क्लॉज क्या है, इन द इवेंट ऑफ एनी ऑफ द टू सन्स डाइंग बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रस्ट, अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जहां पे अगर सन डेथ हो जाती है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रस्ट मतलब उन्हें अभी राइट नहीं मिला है, ठीक है, फिर भी हिज इंटरेस्ट इन द मंथली इनकम इज टू डिवॉल्व ऑन हिज एयर्स, उसके लीगल एयर्स पे वो डिवॉल्व होगी। इसका क्या इंटेंशन शो कर रहा है कि अगर फादर ने बोला है कि आपका जब ट्रस्ट खत्म होगा उसके पहले भी अगर किसी की डेथ हो जाती है, आपकी डेट्स पे ऑफ करने से पहले भी अगर आपकी डेथ हो जाती है, फिर भी आपके लीगल एयर्स को वो राइट ट्रांसफर होगा। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि फादर का इंटेंशन था कि सन को उन्हें वेस्टेड इंटरेस्ट देना था। फिर इसके बाद में these arrangements indicate that what is postponed is not the vesting of the property but that the enjoyment of the income thereof is burdened with the obligation of discharge of debts, कि जो हमें इनकम मिलेगी उससे पहले हम उसे इंजॉय नहीं कर सकते, जो हमें इनकम मिलेगी हम उसको इंजॉय नहीं कर सकते, बट उसको पहले हमें कहाँ लगाना होगा,
डिस्चार्ज ऑफ डेट्स में लगाना होगा। हम उसको सरप्लस की तरह अपने प्रॉफिट्स में नहीं इंक्लूड कर सकते। बस इस बात को हमने पोस्टपोन किया था, बस इस बात पे रेस्ट्रिक्शन था। इंटरेस्ट ऑफ द सन वॉज मेड टू डिपेंड ऑन द टोटल डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स विच इज कंटेम्पलेटेड एज अनसर्टेन इवेंट। यहाँ पे हमें ऊपर ऊपर तो यही दिख रहा है कि ये टोटल डिस्चार्ज होगा, मतलब जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अगर होगा तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट, तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो कंटिंजेंट ही रहेगा। हमें यही लग रहा था, बट क्योंकि डेट्स एक मीगर अमाउंट था हमारे कंपैरिजन, हमने जब किया सारे प्रॉपर्टीज और हमने जब डेट्स का कंपैरिजन करा, कोर्ट ने देखा तो कोर्ट ने देखा कि जो प्रॉपर्टीज का टोटल अमाउंट है वो तो बहुत ज्यादा है और डेट्स तो बहुत कम थे। तो ये तो सर्टेन था कि डेट्स तो डिस्चार्ज होंगे ही होंगे, हो ही जाएंगे एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी वाला क्लॉज ही हट गया। अब ये अनसर्टेन रहा ही नहीं कि डेट्स हमारे डिस्चार्ज होंगे या नहीं होंगे। दिस वॉज श्योर आफ्टर लुकिंग एट द अमाउंट्स ऑफ बोथ द डेट्स एंड द मेन प्रॉपर्टीज। हम ये कोर्ट ने ये रियलाइज करा कि ये जो डेट का अमाउंट था वो बहुत कम था और इजीली उनको चुकाया जा सकता था। तो सेटलर ऑल्सो डिड नॉट अटैच कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस टू लिक्विडेशन ऑफ डेट्स। So there is nothing to show that he was apprehensive that debts would remain undischarged out of his properties and that he contemplated ultimate discharge of it just to a certain event. उसको पता था कि हाँ ये जो डेट्स है वो डिस्चार्ज हो ही जाएंगे। इसलिए सेटलर का इंटेंशन देखते हुए कोर्ट ने बोला दैट ओनली द एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज पोस्टपोन टिल द डिस्चार्ज ऑफ डेट्स एंड डेथ ऑफ सेटलर। सिर्फ उसको डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब सिर्फ उसको एंजॉयमेंट पोस्टपोन करा गया था, इसलिए कोर्ट ने बोला कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक है, और फिर कोर्ट ने बोला कि भाई अटैच करी जा सकती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैन बी अटैच। तो प्रॉपर्टी को अटैच करके क्या करा जा सकता है, उसको पे ऑफ करा जा सकता है थर्ड सन के, थर्ड ब्रदर के भाई की, थर्ड ब्रदर की वाइफ को हम अटैच करके उसका मंथली अलाउंस पे कर सकते हैं बिकॉज द राइट इज वेस्टेड इंटरेस्ट। ओके, आई होप दिस लेक्चर वाज fruitful for all of you. Thank you very much.